आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है ओबेसिटी, मोटापा। अ, मोटापा कोई नया शब्द नहीं है सबके लिए, सबको पता है मोटापा क्या होता है। पर आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में आयुर्वेद में क्या सजेशंस दी गई हैं, उस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो मोटापा होता क्या है ना, हम लोग कैसे कहेंगे कि हाँ हम मोटापा है किसी को, या हम मोटेपन में आते हैं या नहीं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप ओवरवेट हैं या नॉर्मल हैं या ओबीज हैं, लाइक ओबेसिटी में या मोटापे में आते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होना चाहिए कि आप किसको आप मोटापा कहेंगे। तो जनरली देखा जाए तो जो डेफिनेशन ओबेसिटी की बताई गई है या मोटापेपन की जो डेफिनेशन बताई गई है, उसमें वो बताया गया है कि एक स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं उसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, मतलब बीएमआई, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आपकी वेट और हाइट का जो प्रोपोर्शन होता है ना, उसको उसके हिसाब से आप डिसाइड किया जाता है कि आप मोटापे में आते हैं या ओवरवेट में आते हैं या नॉर्मल में आते हैं या फिर अंडरवेट में आते हैं। तो ओबेसिटी तब मानते हैं जब आपका बीएमआई जो है या बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ज्यादा आए। इसमें कुछ फॉर्मुलेशन रहता है, जैसे आपको बीएमआई अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आजकल वैसे गूगल में, नेट पे हर जगह आपको वो फॉर्मुलेशन मिल जाता है। उसमें आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय आपकी बॉडी हाइट का स्क्वायर, ये एक फॉर्मुलेशन रहता है। तो इससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपका जो बॉडी का वेट है और आपकी जितनी हाइट है उसके प्रोपोर्शन में आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना आता है। तो जनरली एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो बताया गया है वो है 18.5, लाइक 18.5 टू 24.9, 24.9। इसके बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो आप नॉर्मल है, मतलब आपकी हाइट और आपका वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग का वेट ज्यादा होता है मगर उनकी हाइट कम रहती है, तो वो भी ओबेसिटी में आ सकते हैं। बिकॉज हम लोग जब बात करते हैं तो आपकी हाइट के हिसाब से आपके वेट की बात करते हैं ना। अब कुछ लोग अगर आप देखें 70 प्लस 80 प्लस है, हम लोग सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं बोलते कि आप ओबीज हैं, मगर अगर उनकी हाइट अच्छी है, लाइक 6 फीट या ऐसा कुछ है, तो उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है, जो प्रोपोर्शनेट है, वो कितना आता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये ओबीज है कि नहीं। मतलब कुछ पर्टिकुलर बॉडी वेट नहीं है कि अगर आप इस बॉडी वेट से ज्यादा होंगे या इस बॉडी वेट से कम है तो आप मोटापे में आते हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। तो अगर आप उसमें नॉर्मल रेंज में फॉल करते हैं, लाइक 18.5 टू 24.9 जो हमने अभी डिस्कस किया, तो आप एक नॉर्मल पर्सन की फिजिक है आपकी, मतलब ना आप पतले हैं, लाइक ना अंडरवेट हैं, ना मोटे हैं, ना मोटापे में आते हैं। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स जो है, बीएमआई जो है, वो 18.5 से कम आता है तो उनको हम अंडरवेट में मान सकते हैं, वो अंडरवेट में आते हैं, मतलब उनकी हाइट के हिसाब से उनका वजन कम है। ऐसे ही अगर कोई किसी का 24.9 ना या 25-26 ऐसा आता है तो वो ना तो नॉर्मल में है ना ही वो ओबेसिटी में है, वो ओवरवेट में माने जाते हैं। मतलब उनका वजन जो है उनकी हाइट के हिसाब से ज्यादा माना गया है, मगर वो मोटापे में नहीं हम लोग काउंट करेंगे, और ना ही उनको नॉर्मल में। मतलब वो ऐसी स्टेज है कि आपको यू शुड वर्क, मतलब हमें काम करना चाहिए उससे लेके, ताकि हमारा बीएमआई जो है वो 25 से नीचे हो जाए, ना नॉर्मल में आ जाए। अगर कोई 25 से लेके 29 के बीच में रहता है, दैट मीन्स अगर वो मोटापा बढ़ाने वाले जो कारण है उनको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ सालों बाद वो मोटापे में काउंट हो जाएंगे, लाइक ओबेसिटी हो जाएगी उनको। तो ओवरवेट और ओबेसिटी में ये डिफरेंस है। अगर आपका 30 से ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स आता है देन आप मोटापे में आते हैं। अगर
25 से लेकर 30 के बीच में आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है तो आप ओवरवेट में आते हैं। मतलब ये ऐसा कंडीशन है कि आपको मोटापे से बचने के लिए इस लेवल में आप आ गए कि आप अगर उस पे काम नहीं करेंगे तो आप मोटापे में या ओबीज पर्सन्स में काउंट होना शुरू होंगे। तो ये एक जनरल जो मेजरमेंट्स जो लेवल्स बताए गए हैं उसके बेसिस में मोटापा किसे कहते हैं या ओबेसिटी किसे कहते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में मोटापा जो है उसे स्थौल्य रोग कहा गया है। मतलब स्थौल्य, लाइक संस्कृत में उसको स्थौल्य कहते हैं, स्थौल्य रोग या मेदो रोग। मेदो रोग इज मेद होता है फैट टिश्यू ना, तो फैट टिश्यू जब हमारी बॉडी में ज्यादा होता है तो उसको मेद कहते हैं ना, तो मेदो रोग ना, ज्यादा फैट बॉडी में होने से उसका नाम आयुर्वेद में मेदो रोग कहा गया है। तो अगर आप ओबेसिटी देखें तो आयुर्वेद में आपको या तो स्थौल्य रोग या मेदो रोग इसके अंडर डिटेल मिलती है। अब इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इसको डिवाइड किया गया है कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि एक स्टैंडर्ड ओबेसिटी किसे बताया गया है, बॉडी मास इंडेक्स, वो आयुर्वेद की दृष्टि से ऑब्वियसली नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड जो WHO के एक पैरामीटर्स हैं आपके बॉडी और वेट के हिसाब से देखने के लिए, तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट के हिसाब से आप कहाँ फॉल करते हैं। मगर आयुर्वेद में ये मेजरमेंट के हिसाब से ये बहुत मैथमेटिकल तरीके से नहीं बताया गया। इसके कुछ कारण बताए गए हैं, इसके कुछ लक्षण या साइंस और सिम्टम्स बताए गए हैं, फिर उसकी चिकित्सा भी बताई गई है, उसकी मैनेजमेंट भी बताई गई है कि अगर आपको मेदो रोग है तो आप उसमें आयुर्वेद के हिसाब से कैसा आपका डाइट लाइफस्टाइल होना चाहिए, कौन सी आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं या कौन सी आप मेडिसिन ले सकते हैं, वो सब। तो उस पे हम लोग वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है निदान, मतलब कारण, कॉजेस। आयुर्वेद के हिसाब से कॉजेस क्या है, हम लोग एक बार जनरल कॉजेस भी डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से आप अगर देखें तो संस्कृत में एक्सप्लेन किया गया है आस्ते सुखम, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जो कि फर्स्ट कॉज माना गया है ओबेसिटी का। तो अब अगर आप देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्चुअली कहते किसे हैं, व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, व्हाट दैट मीन्स। उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल का अगर हम लोग डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो होता है जहां आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, बहुत कम है या निल है, या फिर आपकी जो एक्सरसाइज है वो जीरो है, निल है, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं करते हैं। जैसे आजकल का रूटीन है या बहुत कॉमन है कि सिटिंग टाइप्स ऑफ वर्क ज्यादा रहते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 7 से 8 घंटे तक कंप्यूटर पे बैठ के करने वाला काम है, या ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कि आपको 7-8 घंटे लगातार बैठना ही है, स्क्रीन में काम करना है, या व्हाटएवर जिसमें भी आपको सिटिंग टाइप ऑफ जॉब है, आपका बैठ के कुछ करने का काम है, दैट ऑल कम्स अंडर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ओबेसिटी अगर देखें तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है एक, मगर इससे होने वाले आगे बीमारियां बहुत सारी आती हैं। तो ये एक कंप्लीट डाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना गया है ना आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स अ कंप्लीट डाइट एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसलिए सबसे पहले जब इसके कारणों को हम देखते हैं तो उसमें आपका लाइफस्टाइल आता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज का रूटीन आपका रेगुलर रहता है, तो आप ओबेसिटी से बच सकते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की अगर बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो या बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसके अलावा लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, दिन में 8-10 घंटे सिर्फ बैठते ही हैं, या आपके डेली रूटीन में ऐसा है कि आपने सुबह उठे, खाना खाया एंड देन बैठ के काम कर रहे हैं, या बैठ के घर पे या टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं या मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, बट बैठे हैं हम लोग, मेंटली वर्क ज्यादा हो रहा है बट फिजिकली कम हो रहा है, या फिर मेंटली भी वर्क नहीं हो रहा है या आप रिलैक्स कर रहे हैं, जस्ट सिटिंग है ज्यादा देर की, तो वो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आता है। ऐसे ही लंबा समय घंटों लेटे रहने का, जैसे कुछ लोग होते हैं कि सुबह उठे
खाना खाया एंड देन 2-3 घंटे फिर लेट गए या लेट के टीवी देख रहे हैं या सो गए, देन दोपहर का खाना खाया फिर सो गए या लेट रहे हैं, तो ये लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, लॉन्ग आवर्स ऑफ लाइंग डाउन, नो एक्सरसाइज, नो फिजिकल एक्सरसाइज, नो फिजिकल एक्टिविटी और वेरी मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, ये सब आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आता है ना? और इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नींद भी ना, लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है, बट देन आपकी स्लीप पैटर्न्स कैसे हैं वो भी बहुत मैटर करता है जब हम ओबेसिटी के कारणों की बात करते हैं। ज्यादा सोना भी एक तरह से ओबेसिटी का कारण है। अब ज्यादा सोने में हम लोग बात करते हैं कि घंटों सो रहे हैं, लाइक जैसे आइडियली हम लोग बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपके लिए आइडियल है। इससे ज्यादा आपको सोने की या किसी को भी सोने की ऐसा जरूरत नहीं होती है। अब हम कुछ लोग देखते हैं कि 6 घंटे सोते हैं या 7 घंटे सोते हैं, दे आर एक्टिव ना, दे आर हेल्दी। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात में सोए और सुबह उठने का कुछ टाइम नहीं है, बहुत लेट तक सोते हैं सुबह में, या बहुत लेट तक रात में सोते हैं, देन मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते और लेट तक सोते हैं, जैसे 8 घंटे से 8-10 घंटे 9 घंटे ऐसे उनकी स्लीप रहती है। और सेकेंडली दिन में सोते हैं ना, स्लीप में एक्सेस स्लीप जहां आती है, या हम जहां स्लीप की बात करें वहां स्लीपिंग आवर्स एंड द टाइम ऑफ स्लीपिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब ये तो है ही कि आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप दिन में नहीं सोए। जब हम लोग ओवरवेट या ओबेसिटी की बात करते हैं तो दिन में सोना जो है वो बहुत हानिकारक होता है। दिन में सोना मतलब आपका वजन बढ़ाने के लिए, तो जिन लोगों को वजन बढ़ाने की जरूरत होती है उनको दिन में सोना ठीक है, मगर एक्चुअली में तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मगर अगर हम लोग जस्ट इसकी बात करें कि वेट के हिसाब से दिन में सोना सही है कि नहीं, तो जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं उनके लिए दिन में सोना बहुत हानिकारक है, ये उनको नहीं करना चाहिए। देन उस आता है कि हमारा खाना कैसा रहता है, व्हाट अबाउट द डाइट ना, हमने लाइफस्टाइल की बात करी, हमने स्लीपिंग पैटर्न की बात करी। स्लीपिंग पैटर्न में एक चीज और है कि इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स, जैसे रात में बहुत लंबा, जैसे मैंने बताया कि रात में बहुत लंबा जग रहे हैं, देन सुबह में लेट उठ रहे हैं, या कभी टाइम से सो रहे हैं टाइम से जगते हैं फिर दिन में सो जाते हैं, या जल्दी जगते हैं, तो ये जो इरेगुलरिटी है स्लीपिंग पैटर्न में, ये भी बहुत इसका एक कारण रहता है ना। अब हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ये कारणों की, ये कॉजेस की, इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। जैसे कभी वंस इन अ वाइल 2-3 महीने में 6 महीने में कभी होता है कि हाँ आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता है 2-3 दिन के लिए, दैट इज स्टिल ओके ना। मगर अगर ये रेगुलर रूटीन में आपके होता है, लाइक कुछ हफ्तों से, सालों से, या मंथ से ना, महीनों से चलता आ रहा है या सालों से चलता आ रहा है, देन ओबेसिटी या फिर ओबेसिटी से होने वाले जो भी डिजीजेस हैं आप उनको प्रोन हैं, आपको उनमें से कुछ भी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम लोग खाने की बात करें तो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डायरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा दूध है, बहुत ज्यादा दही है, बहुत ज्यादा मीठा है, ये हम लोग सब जानते भी हैं बहुत दही, बहुत मीठा, बहुत तला हुआ लाइक फ्राइड फूड्स हैं या फास्ट फूड्स हैं, बहुत ज्यादा डायरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा घी है, या जिसे हम लोग बोले कि पचने में भारी जो खाना होता है ना, वो जितना भी है, या बहुत ज्यादा नॉन वेज लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स जैसे मैंने बताया वो सब लेते हैं, तो हैवी टू डाइजेस्ट फूड्स इन द सेंस, अगर वो आपके खाने में, या ये जो हमने चीजें डिस्कस करी ये आपके खाने में एक्सेसिव अमाउंट में रहता है, तो ये भी कारण होते हैं ओबेसिटी के ना। इसमें होता क्या है कि आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, मगर आपका खाना ऐसा है तो भी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉट। तो इन सब चीजों को एक बार बैलेंस में, अगर बैलेंस स्टेट में हम लोग रखते हैं, देन ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। मगर अगर कुछ ऐसा है कि आपका खाना भी बहुत रिच है, बहुत ऑयली रहता है, या बहुत घी रहता है, बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, हेवी टू डाइजेस्ट मील्स रहते हैं, एंड देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है, एक्सरसाइज का कुछ खास रूटीन नहीं है, सोने का भी ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो ये सब कारण एक साथ जब हो जाते हैं तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आते हैं, या
हम लोग कह सकते हैं कि कारण में आ जाते हैं ओबेसिटी के। अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में देखें, ये हमने जो बात करी वो आयुर्वेद में संस्कृत टर्म्स में जो बताया गया है। सिंप्लीफाइड वे में बात करें तो ओवर इनटेक, बहुत ज्यादा खाना। जैसे ओवर इनटेक हम लोग उसको मानते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे नाश्ता किया, ठीक है, उसके बाद बाहर चले गए या कुछ लोगों से मिल रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, तो कुछ भी ऑफर हुआ तो वो खा लिया ना, कुछ भी बीच में समोसा कचौरी कुछ ऐसा फास्ट फूड, कुछ भी मंचिंग और ऐसी सब चीजें चल रही है, दैट कम्स अंडर ओवर इनटेक। या एक बार में बहुत ज्यादा खाया ना, एंड देन वो पचा या नहीं, आप भूख लग रही है या नहीं, फिर लंच का टाइम है तो फिर बहुत ज्यादा खा लिया, देन डिनर के टाइम पे फिर बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर स्नैक्स बहुत ज्यादा हो गए। तो इसी किसी भी फॉर्म में आपका जो इनटेक है वो ज्यादा है रादर देन योर आउटपुट। जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मगर खाने का रूटीन तो 3 बार का है और अच्छे से खाते हैं, बीच में कभी कुछ स्नैकिंग और ऐसा सब भी चलता है, सो दैट ऑल कम्स अंडर ओवर इनटेक। मतलब आपको जितना चाहिए आप उससे ज्यादा खा रहे हैं। बाकी जैसे हमने बात करी कि हैवी फूड्स हैं, मीठा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थ जितने भी हैं, जैसे कुछ लोग को आदत होती है कि बहुत ज्यादा ठंडा खाते हैं, वो ठंडा इन द सेंस कि कुछ स्वीट्स भी ले रहे हैं तो वो उनकी ठंडी होती हैं, या कुछ खाना खा रहे हैं वो भी वो ठंडा प्रेफर करते हैं, या जैसे कोल्ड कॉफी हो गई, मिल्क शेक्स हो गए, कुछ भी स्वीट प्रोडक्ट है वो ठंडा है, या वट एवर इन एनी फॉर्म आप ठंडी चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो भी एक कारण में आता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स, वो हमने बात भी करी, अंकस फूड्स जिसे कहते हैं, तो वो भी एक कारण है। नो फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग जो बात कर चुके हैं, दिन में सोना, डे स्लीप, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ ओबेसिटी। देन अनइंटरप्टेड चेयरफुलनेस, ये थोड़ा सा अटपटा या ऑड लगने के भी चांसेस है, मगर जैसे कुछ लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा चेयरफुल रहते हैं ना, तो वो भी एक तरह से आयुर्वेद में एक कारण बताया गया है कि एक्सेसिव जो है खुशी, जो एक्सेसिव चेयरफुलनेस है, वो भी एक कारण हो सकता है। देन लैक ऑफ मेंटल एक्सरसाइज, लाइक मेंटली आप बिल्कुल भी, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत कूल स्वभाव के होते हैं कि बहुत ठीक है, जैसी जो चीज है वैसे चलते रहे, और मेंटली ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, किसी भी चीज को लेके वो मेंटल एक्सरसाइज या मेंटली ज्यादा काम नहीं इन्वॉल्व रहता उनका, तो वो भी एक कारण हो सकता है। एंड देन वी नो दैट हेरिडिटरी भी एक इसका मेजर रीजन हो सकता है, कि अगर कुछ लोग होते हैं कि फैमिलीज में सब लोग थोड़े से ओवरवेट के साइड ही होते हैं, दैट कम्स इन फैमिलीज, तो हेरिडिटरी भी हो सकता है। उसमें हेरिडिटरी में ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, मगर हेरिडिटरी की जब हम बात करें तो बीइंग ओवरवेट कुड बी हेरिडिटरी, मगर मोटा होना हेरिडिटरी नहीं हो सकती, ओबेसिटी होना हेरिडिटरी के कम चांसेस हैं। तो हमने जो अभी कारणों का डिस्कस किया, अगर किसी की ये हेरिडिटरी में आता है कि आपकी फैमिली में सब ऐसे ही हैं, तो आपको भी चांसेस हैं कि हाँ ओवरवेट या ओबीज होने के चांसेस हैं। देन जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज कॉजेज, जो हमने रीजंस देखे हैं ओबेसिटी के, अगर आप उनको अवॉइड करते हैं, फिजिकली पूरा एक्टिव रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे हैं, आपकी डाइट जो है वो अच्छी और हेल्दी डाइट रहती है, देन दिस कुड बी प्रिवेंटेड ऑल्सो। अब हम लोग संप्रातीय पैथोजेनिस की बात करें, मेनली रीजन ऑफ डिस्कसिंग दिस इज कि पता हो कि कौन सा दोष इन्वॉल्व है। तो ये जो ओबेसिटी है ये कफ प्रधान डिजीज है, व्याधि है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कफ प्रकृति, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनको ओबेसिटी में एंटर करना ज्यादा चांसेस है, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो बॉडी टाइप है वो कफ बॉडी टाइप है, और फर्दर अगर वो सेडेंटरी हो गए या उनकी डाइट जो है वो कफ को बढ़ाने वाली हो गई, तो उनको मोटापा होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं ना। ऐसे ही हम लोग देखें तो इसमें हमें पता है कि मेद जो है वो इन्वॉल्व रहता है, या फैट टिश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं, एंड इट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलरिटी इन फैट मेटाबॉलिज्म। अगर आपका फैट मेटाबॉलिज्म जो है, फैट और एब्जॉर्प्शन का जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलिएशन एंड डाइजेशन का जो
प्रोसेस है अगर वो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो भी इसके ये चांसेस रहते हैं। तो इसमें कफ और मेद ये दो चीजें हैं, या फैट टिश्यूज और कफ दोष ये दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। अब हम लोग लक्षण की बात करें, हमने आइडियली एक्चुअली में वो डिस्कस कर लिया है कि ओबेसिटी में हम लोग किसे ओबीज मानते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दैट बीएमआईज, मगर आयुर्वेद में इसको अति स्थूल बताया गया है। जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी एज अ डिजीज इज मेदो रोग, मगर सिम्टम्स वाइज अगर हम लोग देखें, फीचर्स वाइज हम लोग देखें तो वो अति स्थूल में आता है, मतलब ज्यादा मोटापा। तो उसमें इन जनरल हमें पता ही है कि क्या मोटापा अगर किसी को रहता है तो उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगती है, या बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है, बहुत ज्यादा पसीना आने का चांसेस हैं। आप ये भी देखेंगे कि मोटे लोग जो है उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी करने की कैपेसिटी है वो कम रहती है, लाइक उनको वीकनेस ज्यादा वो फील करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने में उनको डिफिकल्टी भी आती है। लाइक सिम्टम्स वाइज आप कैसे देखेंगे कि हाँ ओबेसिटी है कि नहीं। एक तो आपका जो स्टैमिना है या भाग दौड़ करने की या फिजिकल वर्क कुछ भी करने की जो स्पीड है वो कम रहती है, आप जल्दी जल्दी से कुछ नहीं कर पाते हैं ना। आपके चलने का जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाता है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो वो भी कम होने के चांसेस हो जाते हैं ना। आप हर टाइम वीक फील करते हैं। तो ये कुछ लाइक सिम्टम्स हैं या आई विल से साइंस हैं जो आपको पता लगे कि हाँ ये सच में क्या हम लोग ओबेसिटी में या मोटापेपन में आ रहे हैं ना? तो इसमें दो चीज हो गई कि एक तो आपने लक्षण देखे, साइंस देखे, सिम्टम्स देखे। सेकेंडली आपने कैलकुलेट किया कि आपका बीएमआई कितना है। तो दोनों चीजों से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ वेदर यू फॉल अंडर ओबेसिटी और नॉट। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। नाउ हमने जैसे अभी कारणों की बात करी, हमने कारण उसके डिस्कस किए। नाउ सबसे पहले आयुर्वेद में जो बताया गया है वो कि आपको मैनेज कैसे करना है। जैसे अगर आप ओबीस हैं या आप मोटे हैं तो आपको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में ये किसी भी डिजीज की मैनेजमेंट में बताया जाता है कि हमें निदान परिवर्जन, मतलब जो भी कॉज है पहले सबसे पहले उनको एलिमिनेट करना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर आप मोटे हैं मगर आप कुछ मेडिसिन लेके वेट कम करना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल, वो हो जाएगा, मगर वो परमानेंट नहीं रहता। आपने जैसे ही वो बंद किया तो आपका वेट वापस से बढ़ जाएगा, बिकॉज आपके जो कारण हैं, जो हमने कारणों की अभी बात करी, अगर वो आपकी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं होते देन ये वापस से आ जाएगा, मतलब आप वापस से ओवरवेट हो जाएंगे, वापस से ओबीज हो जाएंगे ना? तो सबसे पहला एक रूल है कि जो भी मोटापा बढ़ाने वाले कारण है पहले सबसे पहले उनको अवॉइड किया जाए। दैट इज टू अवॉइड द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग ओबीज। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखिए। उसके बाद आप कैसी भी ट्रीटमेंट लेते हैं, भी आयुर्वेदिक आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, किसी में भी आप, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपको रियली में हेल्प करता है। तो अब आयुर्वेद की प्रिंसिपल ट्रीटमेंट की बात करें, मैनेजमेंट आयुर्वेद कहाँ फोकस करता है, वो है कि अपतर्पण, जैसे डिप्लीटिंग थेरेपी, मतलब जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं उसका ऑपोजिट। डिप्लीटिंग करने वाले जो भी हमारी एक्टिविटीज है, हमारा खाना है, हमारी मेडिसिन है, उन सबको फॉलो करना, जो कि कफ पे और वात पे काम करे। तो एक्चुअली में तो उसका रीजन देख के उसको उस पे एक्ट करना, तो दैट इज द मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, सबसे पहले निदान परिवर्जन, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉज जो है उसको रिमूव करना आपकी लाइफस्टाइल में से, दैट इज दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट, कि आपको वो तो करना ही पड़ेगा अगर आपको वेट कम करना है या फिर आपको ओबीस से नॉर्मल लेवल में आना है। तो फर्स्ट इज दैट अवॉइडिंग द कॉज, सेकेंड इज उपवास, दैट इज फास्टिंग ना। फास्टिंग जो है वो भी इसमें हेल्प करती है। नाउ आयुर्वेद फास्टिंग में जो आयुर्वेद में जो फास्टिंग बताई गई है वो कंप्लीट फास्टिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में फास्टिंग इज कि आपका जो रेगुलर इनटेक है खाने का
वो वैसा ही रहे, मगर द टाइप ऑफ फूड्स व्हाट यू आर ईटिंग दैट इज इम्पोर्टेंट ना। जैसे ज्यादा लिक्विड्स लें, वार्म लिक्विड्स लें ना, नरिशिंग डाइट हो, मगर बिल्कुल भूखे नहीं रहना ना, लिक्विड डाइट पे रह सकते हैं जो कि नरिशिंग भी है। जैसे कि दाल सूप्स हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं ना, कुछ सिंपल से दलिया है, ये उपमा है, ऐसी चीजें ना। मोर ऑफ लिक्विड एंड लाइट टू डाइजेस्ट फूड्स, बट इट शुड बी न्यूट्रिशियस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग 2-4 दिन फास्टिंग करें और वेट कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे में वी आर नॉट फोकसिंग ना, उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी व्हाट यू से द परमानेंट वेट लॉस सॉल्यूशन, कि आपका वेट लॉस हो जाए मगर फिर जैसे आपने वो सब बंद किया फिर से बढ़ जाए, ऐसा नहीं ना। तो उपवास इज लाइक फास्टिंग बट नॉट कंप्लीट फास्टिंग फ्रॉम द फूड, बट टेक केयर कि आपका खाने का रूटीन कैसा हो। जैसे कि आप दिन में सुबह में इसमें ये कर सकते हैं कि सुबह में सूप लिया, देन इवनिंग में फिर से सूप लिया, दिन में 2 या 3 बार सूप ही ले रहे हैं, तो सूप इज नरिशिंग ऑल्सो, वीकनेस भी नहीं आएगी, बॉडी को पूरी नरिशमेंट भी मिलेगी, मगर जो फैट है उसका इंटेक ऑलमोस्ट नील हो जाएगा ना? तो दिस टाइप ऑफ फास्टिंग इज एक्चुअली सजेस्टेड इन आयुर्वेदा। देन उसके आगे की नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप में और क्या मेडिसिन, मतलब इसमें हम लोग स्टेप वाइज बात कर रहे हैं ना, कि अगर आप ओबीज हैं, सबसे पहले तो आप कॉजेज जो है उसको रिमूव करिए। देन आपका जो खाने का इंटेक है उसका ध्यान रखिए, फास्टिंग टाइप ऑफ डाइट पे आ जाइए। देन थर्ड स्टेप कुड बी प्योरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज, जिसे हम लोग पंचकर्मा भी कहते हैं, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, जिसमें कि एक्सेसिव फैट डिसॉल्विंग हर्ब्स से जो प्लान करके किया जाता है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। देन शोषण आहार, दैट इज डिप्लीटिंग फूड्स, जिसे हम लोग कहते हैं कि जिसमें फैट नहीं हो बट इट हैज गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ना। हमारा पर्पस फैट को कम करना है, बॉडी में से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को कम करना नहीं है, या मिनरल्स या विटामिन को कम करना नहीं है ना। तो ऐसा खाना आप लें जिसमें कि फैट या कैलोरीज बहुत कम हो, जैसे हम लोग सैलड्स की बात करते हैं, मैंने सूप्स की बात करी ना, ऐसी चीजें। देन कम्स दी एक्सरसाइज, है ना, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, हम लोग योगा भी कह सकते हैं ना? तो ये चीजें हैं। एंड देन इन दी एंड कम्स दी मेडिसिन, ये सब एक बार स्टेप सब फॉलो करने के बाद लास्ट में मेडिसिन का वो आता है। मेडिसिन इज नॉट लाइक सबसे पहले दवाई ले ली, बाकी सब कुछ नहीं किया और मेडिसिन ही काम कर देगी, ऐसा जनरली में नहीं होता है। हाँ, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ लूजिंग अ वेट, इट इज नॉट राइट वे ऑफ ट्रीटिंग द ओबेसिटी। तो दवाई इज इम्पोर्टेंट, मगर आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल इज इक्वली इम्पोर्टेंट, तभी हम लोग को उसमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम लोग जब योगा की बात करते हैं तो उसमें सूर्य नमस्कार इज वेरी वेरी गुड ना। सूर्य नमस्कार, जैसे हम लोग सन सैल्यूटेशन कहते हैं, वो करना बहुत अच्छा है टू हेल्प इन वेट लॉस। इसके अलावा कुछ प्राणायाम भी हैं ना जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। कुछ योगा आसन है, जैसे कि मैंने कुछ योगा आसन सिलेक्ट करके डिस्प्ले किया है, जैसे नौका आसन है, हल आसन है, उष्ट्र आसन है, या उदरकर्षण आसन है। तो ये कुछ योगा आसन है जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं। कटी चक्र आसन है या धनुरासन है ना? तो ये कुछ कॉमन लाइक योगा आसन या एक्सरसाइजेस हैं जो आप में हेल्प कर सकती हैं। इन एनी वेज जो वॉकिंग है या जहां हम लोग एक्सरसाइज की इसमें बात करते हैं, तो ओबीज लोगों की एक्सरसाइज हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि उनको पसीना आए ना, फैट बर्न हो ना। तो जो हल्का फुल्का वॉक करते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, मगर हमें इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एज अ प्रिवेंटिव इज ओबेसिटी नहीं हो, उसमें प्रिवेंटिव है दैट इज योर फिजिकल एक्टिविटी। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देयर इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी। लाइक आप एक दिन में 2 घंटे करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे एक दिन में 1 घंटा करें या आधा घंटा करें, मगर उसकी रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट ना, कि आप उसको डेली करें। कुछ भी आप ऐसा फॉलो करें, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या डांसिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको पसीना आए,
ना, थोड़ी सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव एक्सरसाइज हो, वो एडवाइस की गई है। जहाँ हम लोग एक्सरसाइज या व्यायाम की बात करते हैं, जैसे हमने सूर्य नमस्कार की बात करी, 1 या 2 राउंड जनरली फॉर अ बिगिनर इज ओके, मगर 1 या 2 राउंड्स बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, सो देयर शुड बी मोर राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। सो बेस्ड ऑन दैट आप एक्सरसाइज की बात करें तो रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ड्यूरेशन ऑफ योर एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू डाइट, कैसा खाना लेना चाहिए अगर आप ओबीस हैं ना, तो आपको कैसे खाने की जरूरत है। तो इसमें हम लोग होलसम या पथ्य कहते हैं आयुर्वेद में, या होलसम डाइट या सुटेबल डाइट जिसे हम कह सकते हैं फॉर अ ओबीस पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात करें तो आपके खाने में मीठा, नमकीन और खट्टा तीनों कम होना चाहिए, मगर कसैला है, कड़वा है या तीखा है, ये खाना, ये जो टेस्ट है वो ज्यादा होने चाहिए। तो आपका जो खाना है वो ऐसे टेस्ट का ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है। या फिर आप जो मेडिसिन भी अगर या कुछ हर्ब्स भी ले रहे हैं तो वो भी इन टेस्ट, ये जो 3 टेस्ट हमने डिस्कस किए ये ज्यादा हो तो वो एक्ट करती है। ऐसे हम लोग खाने की बात करें तो दालें हैं, दालों में जैसे मूंग दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने हैं ना, जिनमें की प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहता है, फैट कंटेंट काफी कम रहता है। ऐसे ही हम लोग अगर सीरियल्स की बात करें तो उसमें बार्ले जो है या जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में जौ बोलते हैं ना, बार्ले, वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें सीरियल्स में बात करें तो वीट जो है आइडियली बहुत ज्यादा सजेस्टेड नहीं है, वीट जो फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए ओबीज पर्संस के लिए उसमें आती है, तो जौ ज्यादा बेटर एडवाइस किया गया है। या फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। अगर वीट इज द स्टेपल फूड ऑफ दैट एरिया, मतलब वीट वहां का एक कॉमन आहार है, तो वो ले सकते हैं, मगर उसको जौ या जौ का आटा या बार्ले है जो उसमें मिक्स करके, जैसे हम लोग मल्टीग्रेन जैसे कहते हैं वैसे बना के लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कुछ भाग उसमें चने का आटा हो गया, कुछ जौ का हो गया, देन थोड़ा गेहूं हो गया, ऐसा ना। तो जब हम लोग ओबीस पर्सन के लिए डाइट की बात करें तो ऐसा खाना अगर वो ले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही बटर मिल्क जो है वो अच्छा है। तेलों में बात करें तो सरसों का तेल है या तिल का तेल अच्छा है, घी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है ना। जो नरिशिंग ऑयल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट डिप्लीटिंग ऑयल्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं। ऐसे ही उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं सैलड्स आ गए, सब ना, सब तरह की वेजिटेबल्स आ गई। वेजिटेबल्स में उनको कोई भी वेजिटेबल पर्टिकुलरली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स ना, जैसे ये राजमा, छोले, उड़द की दाल, कड़ी, ये सब चीजें हैं, ये नहीं उनको लेना चाहिए, ये सब हैवी फूड्स में आ जाते हैं। मगर जैसे गाजर है, गोभी है, लौकी है, ये चीजें जो नॉर्मल वेजिटेबल्स में आती हैं, जो ग्रोन अप वेजिटेबल्स रहती हैं, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही गर्म पानी पीना, गर्म पानी भी फैट डिसॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, एंड प्रेफरेबली खाने से पहले ना। खाने के बाद जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, चाहे गर्म ही क्यों नहीं हो, मगर वो भी डाइजेशन में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है ना। तो खाने के साथ या खाने के बाद पानी लेना हो तो थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए, प्रेफरेबली वार्म वाटर लेना चाहिए। मगर जहाँ हम लोग वजन कम करने की बात कर रहे हैं तो वो खाने से पहले और गर्म पानी ऐसा ले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही जैसे खाने से पहले सलाद या ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा इंटेक करें, सलाद की प्लेट ज्यादा खाएं तो अच्छा है ना। मोर ज्यादा फाइबर्स रहे फूड में, या मोर सूप्स हो, लिक्विड डाइट ज्यादा हो ना। तो ये सब चीजें हैं जो होलसम या सुटेबल डाइट में आती हैं ओबेसिटी के लिए। देन अनहोलसम डाइट, मतलब क्या उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आता है कि रसायन, मतलब जो भी बॉडी को नरिश करने वाली चीजें हैं हमें वो नहीं चाहिए। ओबीज लोगों में हमें वो नहीं करना, हमें ऑपोजिट चीजें चाहिए ना। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया, गेहूं बहुत अच्छा नहीं है, फ्रेश चावल जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, दूध के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, बहुत तला हुआ खाना अच्छा नहीं है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा क्या, इन द सेंस जो भी चीनी वाली चीजें हैं ना वो उनको अवॉइड करनी चाहिए। नेचुरल मीठा जो है वो फिर भी चलता है, जैसे मीठे फल हो गए, दैट्स ओके ना। मगर बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें हैं, जैसे पेस्ट्रीज हैं, मिठाइयाँ हैं,
या घर में बहुत ज्यादा मिल्क से बनी हुई कुछ स्वीट्स लेते हैं, जैसे खीर हो गई या कुछ ऐसा मावे से बना हुआ ऐसा कुछ लिया, तो ये जो चीजें हैं ये उनको अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज्यादा आलू अवॉइड करने चाहिए, बहुत ज्यादा गुड़ है या गन्ना है या गन्ने का जूस है, ये सब चीजें जो है जो कफ को बढ़ाने वाली हैं आइडियली वो सब उनको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे ही सबसे पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दिन में सोना, जहां हम लोग वेट लॉस की बात करें या मोटापे की बात करें तो दिन में सोना इज वेरी वेरी हार्मफुल। दिन में उनको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ बढ़ता है और ये ऑलरेडी कफ से होने वाला रोग है। ऐसे ही एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों को सुबह लेट तक सोना भी अच्छा नहीं है। जो ओबीस लोग हैं या ओवरवेट में या मोटापे में आते हैं उनको बहुत लेट तक सुबह सोना नहीं चाहिए, उनको जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कफ होता है जनरली मॉर्निंग में, बॉडीज में ज्यादा डोमिनेट रहता है, उस टाइम पे उनको सोना नहीं चाहिए। तो मॉर्निंग में जल्दी उठें, रात में टाइम से सोएं, दिन में कोशिश करें नहीं सोएं एंड फिजिकली एक्टिव रहें, लाइक मॉर्निंग या इवनिंग कुछ वॉक या एक्सरसाइज ऐसा कुछ हो जिसमें कि प्रॉपरली स्वेटिंग हो। तो ये ऐसे उनका अपना रूटीन होना चाहिए। तो हमने एक बार इसमें डाइट, कॉजेज, लाइफस्टाइल ये सब बातें डिस्कस करी। इसमें एक चीज और जहाँ हम लोग आयुर्वेद की थेरेपीज की बात करते हैं, लोग दवाइयों की इसमें बात नहीं कर रहे, बिकॉज ये डाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर फर्स्ट, इट इज मोर ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो डाइट और लाइफस्टाइल में क्या करेक्ट करना चाहिए टू अवॉइड इट। बाकी कुछ आयुर्वेद में कुछ तरह की थेरेपीज भी रहती हैं, जैसे मैंने पहले बताया पंचकर्मा रहता है, कुछ तरह की अभ्यंग रहते हैं जैसे मसाजेस रहती हैं, उद्वर्तन है, एक पाउडर मसाज है, या कोई भी स्क्रैपिंग टाइप ऑफ थेरेपीज रहती हैं। तो ये सब थेरेपीज भी एक्सटर्नली हेल्प करती हैं वेट लॉस के लिए, है ना, मोटापे को कम करने के लिए, मगर वो तब तक हेल्प करती हैं जब आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं। वो एक बार तो आपका वेट लॉस में हेल्प करेंगी, मगर आपका डाइट और लाइफस्टाइल अगर इंप्रूव नहीं हुआ या जो कॉजेज है वो अवॉइड नहीं हुए तो वापिस से वजन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसके साथ हम लोग आज की अपनी जो चर्चा है उसको समाप्त करते हैं। ये हम लोग ने ये जो अनहोल लाइक जैसा खाना अवॉइड करना चाहिए, इसमें हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जैसे बहुत ज्यादा खाना, ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा ऑयली लेना, पानी पीना, ठंडे पानी का ज्यादा उपयोग करना, ये सब चीजें भी एक तरह से अनहोलसम उसमें या अवॉइड करने वाले खाने और लाइफस्टाइल में आती है। सो आज की चर्चा हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ये मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। इसमें हम लोग साथ में अपना जो भी हमारी ये स्वास्थ्य के टॉपिक्स रहते हैं वो सब आपके हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल रहते हैं सबके लिए। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए so that you can watch all and coming and scheduled in future। तो ये सब जो हमारी स्वास्थ्य चर्चा है उनको आप देख सकते हैं। फेसबुक में भी ये लाइव में रहता है एंड इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। या मैम ललित बोल रहा था। जी जी ललित जी। मैम ये जो आपने जगेरी का बोला है ना, प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, जी, तो आजकल जैसे शुगर के लिए तो लोग बोलते हैं कि शुगर मत लीजिए, बट एटलीस्ट गो फॉर द गुड़ का जो शुगर पाउडर है जो जगेरी पाउडर बोलते हैं। तो वी पीपल आर तो यूजिंग दिस थिंग, तो मतलब व्हाई इट इज नेगेटिव जस्ट फॉर माय सेक? एक्चुअली जो ये गुड़ होता है ना, इसमें भी कफ जो है कफ को बढ़ाने के प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो मीठा ही एक्चुअली, चाहे नेचुरल मीठा है। ओके। आप देखिए हनी जो है वो कफ को कम करने वाली चीज है, तो हनी इज बेटर देन गुड़। गुड़ में कफ को बढ़ाने वाले जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा रहती हैं। ओके, तो अभी जैसे हम लोग तो जगेरी लेते हैं बीइंग फॉर डायबिटीज अल्टरनेटिव, ठीक है, तो अभी अल्टरनेटिव में भी जैगरी इज नॉट एक्चुअली सजेस्टेड। तो वो एनीथिंग ब्राउन शुगर इज द ऑप्शन फॉर दैट समथिंग? ब्राउन शुगर जैसे ये स्टीविया आता है ना,
प्लांट है, दैट इज स्टिल एन ऑप्शन. और अगर आपको प्योर हनी मिल जाए तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. हनी, अच्छा, हनी इज ओके, इवन डायबिटीज. बट प्योर हनी इज अ बेटर ऑप्शन. या थैंक यू मैम. आपको अच्छा हनी मिले तो बहुत अच्छा है, वो ले सकते हैं. थैंक यू मैम. जी. आप में से और किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं. हम लोग अपना ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कराया है हमने, इन केस आपको कोई भी डाउट हो या आप अपना कुछ भी पर्सनल हेल्थ इशू डिस्कस करना चाह रहे हो रिलेटेड विद ओबेसिटी और रिलेटेड विद एनीथिंग, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. सो वी कैन प्रोवाइड यू मोर कस्टमाइज्ड solution for your health issue. Thank you very much for joining. Thanks.